यूपी के गोरखपुर में नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 युवक और एक नाबालिग है। पुलिस और गोताखोरों की मदद से सभी शवों को बरामद कर लिया गया है। मामला बेलघाट थाने के बेलेखुर्द गांव का है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल है। दरअसल मरने वाले 5 छात्र होली की छुट्टी में घर आए थे और नहाने के लिए सरयू नदी में गए थे, जहां गहरे पानी में डूबने से सभी की मौके पर ही मौत हो गई। लोकसभा चुनाव की वजह से इस साल होली का त्योहार पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गया। अयोध्या के बाजारों में भी पिचकारियों, रंग, अबीर और गुलाल के पैकेट पर सियासी पार्टियों के निशान नजर आए, जिनमें मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी निशान वाले सामान की बिक्री ज्यादा दिखी। इस दौरान कुछ दुकानदार होली के लिए कुछ खास टोपियां भी बेचते दिखे। अब भाजपा है कांग्रेस, इसीलिए उनकी टोपी हम जानबूझ के लेके आए हैं। हाँ, तो कौन सी बिक रही ज्यादा? हमारी बिक रही है, भाजपा वाली ज्यादा बिक रही है। इस दौरान सामान खरीदने पहुंचे ग्राहकों ने वहां की सांप्रदायिक एकता की भी तारीफ की। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल के खेलते हैं। इस दौरान छोटे बच्चों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी पिचकारियां खरीदी, जिनकी कीमत 150 रुपए से 500 रुपए तक बताई गई। गुजरात के सूरत में आस्था के नाम पर लोग होलिका दहन के बाद नंगे पैर धधकते अंगारों पर चलते दिखाई दिए। अंगारों पर चलने की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है, जिसमें शामिल लोगों ने पहले होलिका दहन के बाद धधकते अंगारों की परिक्रमा की और फिर देवी मां के जयकारे के साथ अंगारों पर चलने लगे। एक के बाद एक कई लोगों ने धधकते अंगारों को नंगे पैर बड़ी आसानी से पार कर लिया। लोगों का दावा है कि देवी मां के आशीर्वाद की वजह से अंगारों पर चलने से उनके पैर नहीं चलते और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। लोग होलिका दहन पे चलते हैं और पैर में बिल्कुल भी जलता नहीं है, तो ये एक माता जी का चमत्कार ही है। चीन के एक इलाके में सड़क के किनारे बैठी 3 साल की एक बच्ची एक एसयूवी की चपेट में आ गई। हादसे के वक्त उस बच्ची के साथ कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से सड़क पर बैठी बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई। हादसे से पहले एक आदमी बच्ची के पास टहलता नजर आया। थोड़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर आने के लिए एक एसयूवी मुड़ी, जिसका ड्राइवर बच्ची के बैठे होने की बात से अनजान था। बच्ची इस एसयूवी के नीचे आ गई। इसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, जिसकी वजह से बच्ची एसयूवी के नीचे घिसटती चली गई। बच्ची के ऊपर से एसयूवी निकल गई, जिसके बाद वो उठ खड़ी हुई। कुछ ही देर में एक आदमी बच्ची की मदद के लिए पहुंच गया। इस हादसे में बच्ची की जान बाल बाल बच गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया है। इस घटना में 5 महिलाएं समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल दंतेवाड़ा से गांव वालों को लेकर एक बुलेरो गाड़ी लौट रही थी, तभी बीजापुर जगदलपुर एनएच पर नक्सलियों ने बुलेरो को उड़ा दिया। चुनावी माहौल में बीजेपी की चौकीदार मुहिम पर हो रही सियासत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 25 लाख चौकीदारों से मोबाइल ऐप के जरिए बात की। इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला और उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष के नेताओं पर चौकीदारों के अपमान का आरोप लगा दिया। उन्होंने चौकीदार को ही चोर कहने का रास्ता चुना। इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों की भाषा आप सबको पीड़ित कर रही है। और मैं आपको बताऊं, ये बात यहाँ अटकने वाली नहीं है। हताशा, निराशा की गर्त में डूबे हुए ऐसे कुछ लोग आगे भी यही करने वाले हैं। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने इशारों में एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष को निशाने पर ले लिया। मेरा ये कोई पहली बार अपमान नहीं हुआ है। ये नामदारों की फितरत ही है। नामदारों की आदत होती है कामदारों के प्रति नफरत फैलाना, असहिष्णुता, ये उनके स्वभाव में है। हालांकि विपक्ष पर हमले से पहले प्रधानमंत्री ने देश के चौकीदारों को होली की बधाई दी और फिर उनसे बातचीत की। इस बातचीत में देश के अलग अलग हिस्सों से कई चौकीदारों ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, जिनमें एक सवाल के जवाब में पीएम ने पुलवामा हमले के बहाने सरकार को घेरने वाले विपक्ष के नेताओं को आड़े हाथ लिया। बम तो गिरे पाकिस्तान में, चोट वही लगी पाकिस्तान में, लेकिन चीख रहे हिंदुस्तान में, दर्द हो रहा है हिंदुस्तान में। ये देश को समझना होगा, ऐसे लोगों को पहचानना होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ा, जिसके बाद से चौकीदार मुहिम को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी के मैं भी चौकीदार अभियान पर घमासान तेज हो गया। इस मुद्दे पर बीजेपी और उसके विरोधियों के बीच जबानी जंग और तेज हो गई।
साथ ही कांग्रेस नेता ट्विटर पर भी पीएम पर निशाना साधने से नहीं चूके और बेरोजगारी के आंकड़े पेश करते हुए प्रधानमंत्री पर देश के युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगा दिया। चौकीदारों को शर्म आने लगी है। मोदी जी और शिवराज सिंह चौकीदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, चोर ही चौकीदार हो रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के अभियान को जनता के साथ छलावा करार देते हुए आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील कर डाली। विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। बीजेपी ने ट्विटर पर एक नया वीडियो शेयर किया और इस अभियान को और तेज कर दिया। मैं सरहदों के हौसलों के साथ एक हुंकार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष को खरी खरी सुना दी। देश का हर व्यक्ति गर्व के साथ कह रहा है कि मैं भी चौकीदार। अब जिनको मैं भी चौकीदार से नफरत है वो अपना आगे लिख लें, मैं भी भ्रष्टाचार। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी इस अभियान पर सवाल उठाने वालों को खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी। जमानती और चौकीदार की लड़ाई है अब इस देश में। देश तय करेगा कि जमानती वाले लोग चाहिए या सही मायने में चौकीदार चाहिए। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेताओं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया, जिससे बिहार की सियासत में उबाल आ गया। इसके बाद तेजस्वी यादव बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी के राजनीतिक संस्कार पर ही सवाल उठा दिए। जो जिस रीति नीति में पला होता है उसी रीति नीति का प्रभाव होता है, तो वो जिस रीति नीति में राजनीति सीखे हैं उसका प्रभाव उनके हर व्यवहार और कर्तव्य में दिखाई पड़ेगा। इस विवादित ट्वीट को लेकर यूजर्स ने भी तेजस्वी यादव को ट्रोल किया और कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्वीट कर चुप रहने की नसीहत भी दी। पाकिस्तान केंद्र सरकार की जमीन जायदाद बेचकर अपने ऊपर लदे भारी कर्ज को चुकाने को मजबूर हो गया है। कंगाली की वजह से उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। पाकिस्तान ने कर्ज चुकाने के लिए जमीन जायदाद बेचने का ये फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुवाई में हुई बैठक में किया गया। बैठक में तय किया गया कि ऐसी सरकारी जमीन को बेच दिया जाएगा जिसका लंबे वक्त से इस्तेमाल ना हुआ हो। इस फैसले का मकसद पाकिस्तान पर कर्ज के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए किया गया है, जो भारतीय रुपये में करीब 13,262 अरब रुपए है। कंगाल हो चुका पाकिस्तान ये कर्ज खुद नहीं चुका सकता, इसलिए सरकारी जमीन बेचकर वो कर्ज का बोझ कम करना चाहता है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐसी सभी सरकारी जमीन की फहरिस्त मंगवाई है जो लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं हो रही है। बिजली की तारों की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में बिजली की तारों की चपेट में आने से घर के बाहर खेल रहे 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 गुटों में झड़प में एक शख्स ने खुलेआम तमंचा लहराया, जिसके बाद पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में ले लिया। तमिलनाडु के मदुरई में चुनाव आयोग अधिकारियों ने एक शख्स के पास बिना किसी दस्तावेज के 10 करोड़ का सोना जब्त किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में स्थानीय दरोगा के उत्पीड़न से परेशान होकर फौजी परिवार ने सरकार से आत्महत्या की मांग की। पंजाब के होशियारपुर में 2 युवकों पर एक शख्स ने गोली बरसाई, जिसकी तस्वीरें इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। मथुरा में सड़क पर हो रहे होली मिलन समारोह में पुलिस ने डांस करने से मना किया तो स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव और बोतलें फेंकी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 8 लाख रुपए नकद बरामद किए। बिहार के जमुई जिले में बदमाशों ने आपसी रंजिश की वजह से सोची समझी साजिश के तहत एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्लब और एल्यूमिनाई क्लब में छात्र सहित होली के मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद पुतुल सिंह ने बांका से निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले को लेकर पार्टी और एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में व्यापारियों ने चीनी सामानों को आग के हवाले कर होलिका दहन किया। बिहार में महागठबंधन के बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में आरएलएसपी के एक नेता ने जमुई सीट से अपने नामांकन की तैयारी शुरू कर दी है। जमुई लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा।
जहां से इस बार बिहार में आरएलएसपी के नेता भूदेव चौधरी ने खुद को महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दिया। लोकसभा क्षेत्र के लिए मुझको सिंबल दे दिया गया, मुझको प्राधिकृत कर दिया गया, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मैं उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से घोषित हो चुका हूँ। भूदेव चौधरी 25 मार्च को नामांकन दाखिल करने की तैयारी में जुट गए। वो जमुई सीट पर 2009 में जेडीयू के टिकट पर सांसद चुने गए थे। सबकी इच्छा है कि महागठबंधन यहाँ से जीते, तो महागठबंधन के द्वारा जो मैं प्राधिकृत उम्मीदवार हूँ, तो सबों का ये नैतिक और राजनीतिक दायित्व बनता है कि वह महागठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जीताए। भूदेव चौधरी ने यह भी दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में आरएलएसपी के खाते में 4 सीटें आई हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ये ऐलान नहीं हुआ है कि महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर और कहां से लड़ेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने होली के बाद महागठबंधन के उम्मीदवारों की सूची जारी करने का ऐलान किया। कितनी संख्या पे कौन पार्टी कहां से लड़ेगी, जगह भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी घोषणा की जाएगी, इकट्ठे की जाएगी। निकल होली के बाद की जाएगी। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए नेताओं की माथापच्ची जारी है। बुधवार को महागठबंधन के नेताओं के बीच 5 घंटों तक मैराथन बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के नेताओं को छोड़कर महागठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और बैठक के बाद एक बार फिर से महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। सीट शेयरिंग सब कुछ तय है, सब कुछ हो चुका है। बंधन बना है तो गांठ थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। इससे पहले दिल्ली से महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लेकर पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने होली के बाद सीट बंटवारे फॉर्मूले के ऐलान की बात कही। कौन पार्टी कहां से लड़ेगी वो भी घोषणा की जाएगी, इकट्ठे की जाएगी, होली के बाद की जाएगी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और यहां 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने वंशवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने एक ब्लॉग में लिखा कि वंशवाद की राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान देश की संस्थाओं को हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री पर पलटवार करने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप मढ़ दिया। BJP has systematically attacked every institution in this country for the last 5 years. So I think the Prime Minister should stop thinking that people are fools and understand that they see through it. आम आदमी पार्टी ने भी वंशवाद पर पीएम की टिप्पणी को आड़े हाथ लिया और कई नेताओं का नाम गिनवाते हुए बीजेपी को खुद के गिरबान में झांकने की सलाह दे दी। कहां से ये वंशवाद पे बोलने के काबिल है? पहले अपने घर के अंदर झाड़ू लेके सफाई करनी पड़ेगी मोदी जी को। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने वंशवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई बार इस मामले में कांग्रेस पर हमला कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये मुद्दा सोशल मीडिया पर उठाया और लिखा कि इमरजेंसी लागू कर कांग्रेस ने साबित किया कि वो एक परिवार को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने लिखा कि 2014 में देशवासी इस बात से बेहद दुखी थे कि भारत की गिनती कमजोर देशों में होती है। उन्होंने कांग्रेस पर देश की संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी नेताओं ने भी इस मामले में कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन नेताओं ने प्रधानमंत्री की बातों का समर्थन किया और ये साफ कर दिया कि उनकी पार्टी के लिए देश सबसे पहले। पीएम बार बार ये कहते हैं कि मैंने अपने परिवार का, अपनी खुशियों का, अपने जीवन का इसलिए बलिदान दिया, इसलिए उसको न्यौछावर किया ताकि वंशवाद के खिलाफ एक उदाहरण राष्ट्र में प्रस्तुत हो सके कि हम आए हैं देश को सशक्त करने के लिए, ना कि अपने परिवार को देश के आधार पर बुलंद करने के लिए। बीजेपी ने केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों में भी परिवारवाद का मुद्दा उठाया। वंश परंपरा का खुला जीता जागता डंका बजाने वाले लोग जो है, मायावती का परिवार है, अखिलेश जी का परिवार है और सोनिया जी का परिवार है। भाजपा में कौन बताइए कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसके घर का कोई पदाधिकारी हो? कौन ऐसा है जो मोदी जी के घर का कोई पदाधिकारी हो? वंशवाद पर ज्यादातर कांग्रेस ही निशाने पर रहती है, लेकिन हकीकत यह है कि केवल कांग्रेस ही नहीं, देश में कई पार्टियां ऐसी हैं जिनकी सियासत एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है यूपी की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी का, जिसकी पूरी राजनीति मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव और उनके कुनबे पर ही निर्भर करती है। बिहार की सत्ता में कई सालों तक काबिज रहने वाली राष्ट्रीय जनता दल की कमान पहले लालू प्रसाद यादव ने संभाली और अब इसकी बागडोर उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में है। वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी पार्टी में अहम भूमिका निभाते हैं। तमिलनाडु की सियासत में अहम भूमिका निभाने वाली डीएमके में भी करुणानिधि के परिवार का बोलबाला है। पहले करुणानिधि, अब उनके बेटे एमके स्टालिन इस पार्टी के केंद्र बिंदु हैं, जबकि एनसीपी में शरद पवार के परिवार का बोलबाला है और इस बार तो उनकी तीसरी पीढ़ी की भी राजनीति में एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना की कमान भी ठाकरे परिवार के हाथ में ही रहती है। बाला साहब ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे, अब आदित्य ठाकरे भी सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं।
जम्मू कश्मीर की सत्ता पर कई बार काबिज रहने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान भी अब्दुल्ला परिवार के हाथ में है। यह परिवार 3 पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर की सियासत का बड़ा नाम रहा है। वंशवाद के मुद्दे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। प्रधानमंत्री के ब्लॉग का जवाब देते हुए तारिक अनवर भाषा की मर्यादा लंघ गए और प्रधानमंत्री के परिवार पर विवादित बयान दे दिया। मोदी जी शायद इसलिए बोल रहे हैं कि उनका कोई वंश रहा नहीं। जिसका कोई वंशी ना हो वो कैसे ये बात कह सकता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी कुछ ऐसी ही भाषा बोलते नजर आए। अब जिनका वंशी नहीं हो तो वो क्या करेंगे। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस की तीखी आलोचना की और प्रधानमंत्री के वंश पर सवाल खड़े करने वालों को करारा जवाब दिया। देश का 130 करोड़ परिवार जन मोदी जी का परिवार है। ये उनका वंश है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा उनका वंश है।